देखें बेटा, the diagram shows the circle with equation this. The chord AB of the circle intersects the positive y-axis and is parallel to x-axis. Find by calculation the coordinates of A and B. आपने इसके ए और बी के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं और वो वाई एक्सिस को कट कर रही है इक्वेशन। जब इक्वेशन वाई एक्सिस को कट कर रही है तो इसका मतलब है डेफिनेटली उसका एक्स जो है ना वो ज़ीरो है। सर्कल की इक्वेशन है जिसमें ये जो कॉर्ड है वो वाई एक्सिस को कट कर रही है, तो एक्स तो ज़ीरो हो जाएगा बेटा। तो यहाँ पर अब हमें जो है ना रेडियस निकालना है। तो यहाँ पर आप कहेंगे कि टू गेट द रेडियस, रेडियस के लिए आपने पूरी इक्वेशन ऑफ सर्कल अपनी लिखनी है। दैट इज़ एक्स माइनस टू इसका स्क्वायर प्लस जो है ना बेटा जी वाई का स्क्वायर और आगे आपके पास इज इक्वल टू 8 है। अब आपने पूरा जो है ना इसका क्योंकि x तो ज़ीरो है तो ये ज़ीरो माइनस टू इसका स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू 8। अब स्क्वायर ख़त्म करने के लिए आपने सारे जो है ना अंडर रूट ले लेने हैं। तो यहाँ से आपके पास जो है ना 2 का स्क्वायर बेटा जी 4 आ जाएगा और प्लस जो है ना ये y का स्क्वायर इज इक्वल टू इक्वेशन ऑफ सर्कल, क्योंकि रेडियस का स्क्वायर होता है तो इसलिए हमने उसका अंडर रूट ले लिया। देखो याद रखो, जो इक्वेशन ऑफ सर्कल होती है बेटा वो x माइनस ए होल स्क्वायर प्लस जो है ना y माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ रेडियस होता है। तो मैंने इसलिए रेडियस के ऊपर यहाँ पर भी अंडर रूट ले लिया और इस सारी इक्वेशन पर भी अंडर रूट ले लिया, क्योंकि वो रेडियस अगर चाहिए आपको तो आपको सब के ऊपर अंडर रूट लेना पड़ेगा, अदरवाइज़ आपको जो है ना देखो। तो यहाँ पे 4 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8, तो आपको जो है ना यहाँ पर y का कोऑर्डिनेट्स चाहिए। तो 8 माइनस 4, ये 4 उधर जाकर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो बेटा तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4। आप दोनों साइडों पे आप अंडर रूट ले लो तो ये यू आर गेटिंग y इक्वल्स 2। तो मेरे पास y का जो कोऑर्डिनेट्स आ चुका है, अगर आपका x ज़ीरो है तो y आपका जो है ना 2 आ चुका है। ये a कोऑर्डिनेट है, मुझे b चाहिए। दोबारा इक्वेशन ऑफ सर्कल आप लिखो बेटा, x माइनस टू होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8। अब यहाँ पर आपने x माइनस टू होल स्क्वायर प्लस y की वैल्यू 2 हम निकाल चुके हैं, तो यहाँ पर आप 2 का स्क्वायर कर दो इज इक्वल टू 8। 2 का स्क्वायर 4, आप इसको उधर स्विच कर लो। x माइनस टू इज इक्वल टू 8 माइनस 4 दैट इज़ 4। सो x माइनस टू होल स्क्वायर, आप दोनों साइडों पे आप अंडर रूट ले लो बेटा। तो यहाँ पर आपके पास x माइनस टू 4 का अंडर रूट आपके पास 2 आएगा, तो 2 प्लस 2 इज़ 4। तो x यहाँ पर 4 आ गया। तो जो b के कोऑर्डिनेट्स हैं बेटा जी आपके पास वो 4 कॉमा 2 है। तो उसने हमें यही बोला था a और b के कोऑर्डिनेट्स निकाल के दो। a और b के कोऑर्डिनेट्स बेटा आपने निकाल दिए। अब जो है ना दूसरा वॉल्यूम ऑफ रोटेशन रेवोल्यूशन, when the shaded segment bounded by the circle and the chord AB is rotated through 360 degree about x axis। अलीना बेटा बताओ क्या फार्मूला है वॉल्यूम ऑफ रोटेशन जब x एक्सिस में रोटेट करेगा? v equals pi वी एक्स, मतलब x एक्सिस में रोटेशन है तो वी एक्स लिखो बेटा, यहाँ पर आप पाई लिखो, यहाँ पर आप integration इंटीग्रेशन का साइन लिखो और y square एक्स एक्सिस की लिमिट पकड़नी है। अब आपके पास कोऑर्डिनेट्स हैं, कोऑर्डिनेट में एक्स एक्सिस में पहले का 0 दूसरे का 4, तो 0 टू 4 बेटा आपने यहाँ पर पकड़ना है। तो दिस इज़ योर 0 एंड दिस इज़ योर 4। तो 0 टू 4 आपके पास लिमिट है और आपके पास दो कर्व होने चाहिए। ऊपर देखो यहाँ पे ये हमारे पास एक इक्वेशन है और दूसरी इक्वेशन आपके पास जो है ना ये y की वैल्यू 2 आई है, तो y की वैल्यू 2 है तो इसलिए यहाँ पर आप 2, ये वाली लाइन 2 है, रिमेंबर दिस। अब y एक्सिस में आपने जो है ना कर्व में से ये वाला कर्व है, ये वाला कर्व है, इसकी इक्वेशन गिवन है और ये वाली लाइन जो है ना आपकी यहाँ पर जो है ना ये वाली लाइन जा रही है 2 पे। कर्व में से ये 2 माइनस करो तो शेडेड रीजन आ जाएगा जो रोटेट होगा, नहीं तो इधर अजीब सी डायग्राम बनती है सिलेंडर, वो नहीं पकड़नी है आपने। आप सिंपल लिखो अपर ग्राफ
मतलब y2 इसका स्क्वायर माइनस y1 लोअर ग्राफ y की वैल्यू उसका स्क्वायर और साथ dx लगा दो, दैट सिंपल। अब जो y है, पहला जो कर्व है वो हमारे पास गिवन है क्वेश्चन के अंदर, तो यहाँ पर आप पाई लगाओ, लिमिट 0 से लेकर बेटा 4, जो कर्व की इक्वेशन है वो 8 माइनस x माइनस 2 इसका स्क्वायर और y इज जो दूसरी है वो 2 है खाली, तो दिस इज 2 का स्क्वायर और यहाँ पर आप ब्रैकेट को क्लोज कर दो और यहाँ पर आप बेटा dx लगा दो। अब आपने यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई करना है, ये पाई है। अभी आपने इसमें इंटीग्रेशन अप्लाई नहीं करनी, 0 से लेकर 4, 8 में से 2 का स्क्वायर 4, 8 में से 4 माइनस कर दो तो बेटा जी ये आपके पास आ जाएगा 4 माइनस x माइनस 2 इसका स्क्वायर और dx। अब आपने सिर्फ इंटीग्रेशन करनी है और उसमें लिमिट्स पुट कर देनी है। ये मॉडुलस लगा दो 0 से लेकर 4 तक। 4 की इंटीग्रेशन क्या होगी? 4 की इंटीग्रेशन क्या है, कौन बताएगा? 4y 4x। हम x वाले वेरिएबल में बैठे हैं भाई। खिजर आप आ गए हो जी। तो बेटा जी मेरी एक बात बताओ मुझे, कल 8 था, उसकी 8 की इंटीग्रेशन आप कह रहे थे कि सर जी 8x है, आज x वाली बात है तो आप कह रहे हो कि 8y है। वेरिएबल के साथ गलती नहीं करनी है आपकी। देखो यहाँ पर dx ऑपरेटर लगा हुआ है आपका, तो dx ऑपरेटर की वजह से यहाँ पर आपने 4 की इंटीग्रेशन करनी है, सिंपल। 4 की इंटीग्रेशन 4x है आपके पास। अब आगे x माइनस 2 की इंटीग्रेशन, इसकी तो आप सिंपल हम कर सकते हैं क्योंकि ये है, तो ब्रैकेट के साथ x माइनस 2 2 प्लस 1 3 ओवर आपके पास आ जाएगा 3 इंटू ब्रैकेट का डेरिवेटिव, सिंपल। अगर क्वाड्रेटिक होती तो फिर मुझे उसे एक्सपेंड करना था, नहीं तो क्वेश्चन गड़बड़ हो जाता है। यहाँ पर जो है ना ये आपके पास 4x माइनस जो है ना आपके पास ये बेटा x माइनस 2 और इस सारे की पावर 3 ओवर 3 और लिमिट है बेटा 0 से लेकर 4 तक। अब आपने इसमें अभी भी क्वाड्रेटिक नहीं है? नहीं, x माइनस 2 कहाँ से क्वाड्रेटिक है? x की पावर 2 हो तो क्वाड्रेटिक होती है। ठीक है। ब्रैकेट के अंदर अगर x की पावर 2 हो तो क्वाड्रेटिक होगी, नहीं तो लीनियर फंक्शन है। तो अगर दोनों होते, एक क्वाड्रेटिक लीनियर होती तो फिर मैं दोनों को खोल देता, ये भी याद रखना है आपने। अब आपकी इंटीग्रेशन बेटा जी बस इसके ऊपर जो है ना, इंटीग्रेशन तो हमारी हो गई है, बस अब आपने अपर लिमिट पुट करनी है। अब यहाँ पर ब्रैकेट अपर लिमिट में 4 पुट करो, तो यहाँ पर आप लिख दो 4 इंटू 4 माइनस ब्रैकेट के अंदर आप लिखो 4 माइनस 2 ओवर 3 इसका क्यूब, ये अपर लिमिट पुट गई। 0 पुट करोगे ये भी 0 और 0 माइनस 2 ये 0 नहीं ये होगा, जो ध्यान करना है। क्यूब से बाहर नहीं होगा? क्या? ये 3 क्यूब से बाहर नहीं होगा? 3 क्यूब के बाहर नहीं होगा? जो नीचे वाला 3 है, हाँ जी वो बाहर है, बाहर है, वो बाहर ही है। सॉरी, ये आपको लग रहा है वो बाहर है, ये क्योंकि उसके ऊपर क्यूब है ही नहीं, तो ये 3 नीचे लगा हुआ है। इधर से जो हमारे पास आ जाएगा 2 का क्यूब 8, 8 ओवर 3, जब 0 पुट करोगे तो 8 ओवर 3 आपके पास आ जाएगा। अब सारे का सारा कैलकुलेटर का काम है, 4 माइनस 2 2, 2 का क्यूब जो है ना आपके पास 8 बाई 3, तो 4 4 ज़ार 16, तो 16 माइनस जो है ना 8 बाई 3 माइनस 8 बाई 3 और इसके साथ पाई लगी हुई है। ये सारा काम कैलकुलेटर से सॉल्व करो तो बेटा जी आपके पास आ जाना चाहिए 32 ओवर 3 पाई। तो दिस इज़ वॉल्यूम अबाउट एक्स एक्सिस, तो ये एक्स एक्सिस का वॉल्यूम रोटेट हो गया। कल वाई एक्सिस का था, आज वॉल्यूम का क्वेश्चन अबाउट एक्स एक्सिस है। तो फार्मूला जस्ट याद कर लो, वी एक्स इक्वल्स पाई इंटीग्रेशन फ्रॉम एक्स एक्सिस और अपर ग्राफ का स्क्वायर माइनस लोअर ग्राफ का स्क्वायर, और इधर y होता है। जब इधर x होता है तो अंदर y होता है, तो y का स्क्वायर अपर ग्राफ वाले y का स्क्वायर माइनस लोअर ग्राफ, यू आर डन। अब इसका आखिरी क्वेश्चन जो है ना हम देखते हैं कहाँ पर है, ये क्वेश्चन नंबर 11 में आ जो मैं पहले वॉल्यूम ऑफ रोटेशन करवाना चाह रहा था क्योंकि उसको एक दफ़ा पक्का याद कर लो। अब it is given that a curve has equation this where k is constant, find in terms of k the value of x at which there is a stationary point.
तो स्टेशनरी पॉइंट हो तो हमने उसका डेरिवेटिव इक्वल टू 0 करना होता है। तो आप इस चीज़ का डेरिवेटिव निकाल लो बेटा, dy बाई डी एक्स। तो k का डेरिवेटिव जो है ना आप कैसे निकालोगे जी? k का डेरिवेटिव हमारे पास ये -1 k के साथ आकर मल्टीप्लाई करेगा तो ये आपको -k दे देगा। डेरिवेटिव में ब्रैकेट का डेरिवेटिव है 3x माइनस k और -1 और -2 हो जाएगा। इनटू ब्रैकेट के डेरिवेटिव से बेटा मल्टीप्लाई कर दो और प्लस जो है ना 3x का डेरिवेटिव 3 हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा -3k और इस ब्रैकेट को वापस नीचे डिनोमिनेटर की जगह पे ले जाया करें। तो 3x माइनस k, मैं सिंपल डिफ्रेंशिएशन कर रहा हूँ, कोई नई चीज़ नहीं कर रहा। और प्लस जो है ना आपके पास 3 है इज़ इक्वल टू 0, क्योंकि जब स्टेशनरी पॉइंट होता है डेरिवेटिव 0 होता है। अब इसको इधर ले आओ, हमने वैल्यू ऑफ x निकालनी है इन टर्म्स ऑफ k। तो दिस इज़ योर 3k ओवर 3x माइनस k होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3। आप यहाँ से अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, बल्कि इस 3 के साथ ये 3 कट गया तो k इज़ इक्वल टू 3x माइनस k इसका स्क्वायर। अब आपने स्क्वायर ख़त्म करने के लिए इधर भी अंडर रूट ले लो, इधर भी आप अंडर रूट ले लो। अब आपके पास जो है ना एक साइड पे सिर्फ बच जाएगा 3x माइनस k इज़ इक्वल टू प्लस माइनस k अंडर रूट। तो आपको तो x चाहिए, तो पहले 3x इज़ इक्वल टू k प्लस माइनस k अंडर रूट। तो x इज़ इक्वल टू 1/3 ब्रैकेट में k प्लस माइनस k अंडर रूट। तो k के ऊपर अंडर रूट तो चल रहा है, सॉरी अंडर रूट तो ख़त्म कैसे हो सकता है k का? तो k के ऊपर अंडर रूट यहाँ पर ये साथ रहेगा। तो ये x की वैल्यू है इन टर्म्स ऑफ k। दैट्स इट, यहाँ पे छोड़ दो। द फंक्शन f हैज़ अ स्टेशनरी वैल्यू एट x इज इक्वल टू a। जब x आपके पास a है तो पहले तो ये फंक्शन यहाँ पर लिख लो। फंक्शन देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, 13 मार्क्स तक फंक्शन का क्वेश्चन जा रहा है इसमें P1 में। तो आपके पास है ये 4, ये पैटर्न है जो कि 3x माइनस 4 सारे की पावर -1 और प्लस जो है ना 3x है। x की वैल्यू ग्रेटर दैन 3/2 है। लेकिन अब जो पीछे हमने पैटर्न लिखा हुआ है वो देखें, जो x का आंसर हमने पीछे निकाला है वो हमारे पास है 1/3 इंटू k प्लस माइनस k अंडर रूट। ये हमारा पिछला आंसर है x का। अब इसके अकॉर्डिंग, इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग जो हमारे पास k है, ये जो पहली वैल्यू है वो हमारे पास जो है ना 4 होनी चाहिए। अब यहाँ पर जो k है अगर मैं उसे 4 लेता हूँ, रिमेंबर अब यहाँ पर एक चीज़ देखो, x इज़ इक्वल टू 1/3 इंटू k को अगर मैं 4 ले रहा हूँ तो प्लस माइनस 4 और इसका अंडर रूट हो जाएगा। तो x की वैल्यू यहाँ पर आपके पास आ जाएगी 1/3 इंटू 4 प्लस माइनस 4 का अंडर रूट 2 आ जाएगा। तो अब x के फाइंड द वैल्यू ऑफ a, मुझे a की वैल्यू फाइंड करनी है और नेचर भी फाइंड आउट करनी है स्टेशनरी पॉइंट की। ये 4 क्यों लिया आपने? k की वैल्यू इसके हिसाब से जो ना ये स्टार्ट में हमारे पास 4 है, तो अब हम जो है ना जो हमारा k है उसे 4 लेना है हमने, क्योंकि x को उसने a बोल दिया। अभी ये क्वेश्चन आगे बढ़ने तो फिर आपको समझ आ जाएगा। ये वाला 4k ही है जो कि हमारे पास जो है ना a की वैल्यू हमें हेल्प आउट करवाएगा। अब देखो इधर से पहले x को आप a कर दो, क्योंकि उसने यहाँ पर बोल दिया है कि आपका जो x है ना वो a है। इधर देखो, अब आपने x की जगह पे a पुट कर देना है। तो यहाँ पे बेटा जी आपके पास a आ जाएगा। तो a की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 1/3। एक दफ़ा आपने 4 में 2 को ऐड करना है और एक दफ़ा a के लिए 1/3 आपने 2 को माइनस करना है। 4 + 2 6, 6/3 तो 3। तो a का आपका एक दफ़ा आंसर आ जाएगा 3 और दूसरी दफ़ा आपने 4 में से 2 माइनस करोगे तो a का आंसर आपका आ जाएगा 2/3। अब उसने बोला वैल्यू ऑफ a, वैल्यूज। अब एक वैल्यू हमने सिलेक्ट करनी है। x की वैल्यू 3/2 से बड़ी है, मतलब 3/2 का मतलब है कि a की वैल्यू, a अगर x है और x की वैल्यू 3/2 से बड़ी है
तो इसका मतलब है 1.5 या उससे बड़ी हो सकती है। तो हमारे पास 3 तो आ चुका है, तो लिहाजा हमारा a इज़ इक्वल टू 2। अब a का आंसर आपके पास, सॉरी, 4 + 2 6, ये 2 है, 3 नहीं है। ये 4 + 2 6 होगा, इधर देखो, 4 + 2 6, 6 डिवाइडेड बाई 3, तो ये 2 है। तो 1.5 के क्लोजर a की वैल्यू 2 है, तो ये सिलेक्ट हो जाएगी, ये आपकी वैल्यू रिजेक्ट हो जाएगी। अब यहाँ पर दोबारा इधर जगह कम है, मैं दोबारा यही फंक्शन लिख रहा हूँ। देखो एफ ऑफ ए हमने, क्योंकि उसमें और भी बहुत कुछ बताना है, नेचर भी बतानी है स्टेशनरी पॉइंट की। ए की वैल्यू आ चुकी है 2, अब आपने स्टेशनरी के लिए उसका डेरिवेटिव लेके फिर डबल डेरिवेटिव लेना है। अब के की वैल्यू हमारे पास 4 है, ए की वैल्यू हमारे पास जो है ना, यहाँ पर आप लिखें 3a - 4 और इस सारे की पावर -1 प्लस बेटा 3a होगा। इसका डेरिवेटिव ले लो आप। अब यहाँ पर आप लिखो f डेरिवेटिव ऑफ a, तो आपके पास ये क्या बन जाएगा, -4 × 3a -4 और इस सारे की पावर -2a और +3, तो 4 3 आपके पास जो है ना ये बन गया, इंटू 3 का डेरिवेटिव, ब्रैकेट का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई भी करोगे तो ये बन जाएगा -12 × 3a - 4 और इस सारे की पावर -2 + 3। अब ये डेरिवेटिव आ चुका है, मुझे सिंगल डेरिवेटिव नहीं चाहिए, नेचर के लिए मुझे डबल डेरिवेटिव चाहिए। तो अब इसका मैं डबल डेरिवेटिव भी यहीं पे निकाल दूंगा। तो डबल डेरिवेटिव जो है ना, ये 12 × 2 जो है ना 24 हो जाएगा। 24 × 3a माइनस और -2 -1 तो -3 मल्टीप्लाइड बाय 3 प्लस इसका डेरिवेटिव 0, तो फाइनल मेरे पास ये आ जाएगा 72 और इस ब्रैकेट को नीचे लेके आ जाओ, तो 3a - 4 और इस सारे की पावर +3। अब अगर आप इसमें a की जगह 2 पुट कर लो, हमारा आंसर तो 2 था, तो इसका आंसर जो आपके पास आएगा 2 3 2 6, 6 में से 4 माइनस करो तो आएगा 6 - 2, 2 का क्यूब 8, 8 और 8 9s आर 72, 9 का आंसर ग्रेटर देन 0, तो नेचर कौन सी हो गई, मिनिमम। फिर समझ आया? आपने अभी तक समझ नहीं आई के की वैल्यू 4 क्यों ली? अब वापस आ जाओ, के की वैल्यू 4 क्यों ली? हमारे पास जो क्वेश्चन है, इधर देखो, ये के ब्रैकेट के स्टार्ट में आपके पास के लिखा हुआ है, ठीक है। हाँ जी। अब आगे आओ, जब इस पार्ट में आए हैं उसने ब्रैकेट के आगे के की जगह इधर 4 लिखा हुआ है, तो मैं के की वैल्यू बेटा 4 ही तो लूंगा, और क्या लूंगा। ठीक है। जब उसने x को a किया और ब्रैकेट के आगे k था, k की जगह उसने 4 लिख दिया, तो मैंने यहाँ पे 4 लगा दिया। तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। देखें फंक्शंस के क्वेश्चन ने कितने मार्क्स दे दिए, ये आपके पास 10 नंबर का ये इसका फंक्शन हो गया। अब उसके आखिरी बाद पार्ट नहीं हुआ? जी, आखिरी पार्ट नहीं हुआ अभी तक? आखिरी पार्ट कौन सा, अच्छा उस जगह कम थी। आखिरी पार्ट में ये है कि आपने ये साबित करना है कि वो इंक्रीजिंग फंक्शन है कि डिक्रीजिंग फंक्शन है। देखो, जब ये चीज़ साबित करना हो तो आप अपना सिंगल डेरिवेटिव उठाना होता है। अब हमारा जो सिंगल डेरिवेटिव था वो आपने उठा लेना, जी का ये फंक्शन है, इसका पहले डेरिवेटिव लो। अब यहाँ पर देखो इंक्रीजिंग फंक्शन साबित करना है, तो यहाँ पर आपने जी का डेरिवेटिव लेना है, जी ऑफ एक्स का। -3 है, -1 वापस आएगा तो -1 प्लस -1, तो ये +1 हो जाएगा। जी ऑफ फंक्शन का ये वाला -1 × -1 प्लस और 3x की पावर -2 हो जाएगी और इंटू 3, तो इसका डेरिवेटिव आपके पास बेटा जी बन जाना चाहिए 3x + 1 और इस सारे की पावर -2 मल्टीप्लाइड बाई ब्रैकेट का डेरिवेटिव और +3, तो 3 1s आर 3, तो आपके पास आ गया 3 डिवाइडेड बाय 3x + 1 और इस सारे की पावर 2 और +3। अब आपने एग्जामिनर को कन्विंस करना है कि अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 ली जाए तो आपका आंसर हर हाल में पॉजिटिव आएगा। लोग अगर इसमें 0 पुट करो, 3 0 0 1, आंसर पॉजिटिव, 3 + 3 6 आएगा। 1 पुट करो, कभी नेगेटिव तो आ ही नहीं सकता। तो अब आपने एग्जामिनर को यहाँ पर लिख कर बोलना है, भाई साहब अगर x इज इक्वल टू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 की कोई भी वैल्यू इस डेरिवेटिव में पुट करोगे ना, वो हमेशा ग्रेटर देन 0 आंसर देगी, कभी नेगेटिव नहीं देगी। सो इंक्रीजिंग फंक्शन, सो g इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन।
इसमें सिर्फ वही बच्चा मार्क्स लेगा जो एग्जामिनर को कन्विंस करेगा कि गिवन फंक्शन इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है कि नीदर है। उसने कहा कि साबित करो कि g इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन और डिक्रीजिंग फंक्शन और नीदर। अब ये आपने उसको डेरिवेटिव लेकर x की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 बेटा उसने बताई हुई थी, तो मैंने डेरिवेटिव लिया और आपको बता दिया कि डेरिवेटिव को हर हाल में पॉजिटिव रिजल्ट देना है, क्योंकि x की वैल्यूज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हैं, कभी नेगेटिव आ ही नहीं सकता। आपका ज़्यादा से ज़्यादा फोकस जब वो इंक्रीजिंग फंक्शन पे या डिक्रीजिंग पे आए, डेरिवेटिव में डोमेन की वैल्यूज़ 1 2 पुट करके दिखा देना एग्जामिनर को कि भाई देखो x की वैल्यू 0 पुट करो, 3 0 0 1, 3 + 3 6 आएगा, तो आपने कहना 6 तो पॉजिटिव है, फिर 1 पुट करके दिखा दो। 2 या 1 वैल्यू दिखाने के बाद आपने फाइनल कंक्लूजन दे देना है भाई डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। सो जब डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 होता है तो वो आपका इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। बस और उसे कुछ नहीं करना, ज़्यादा मिन्नतें नहीं करनी, इतना काफ़ी है उसे कन्विंस करने के लिए। अब आ जाओ इस क्वेश्चन के ऊपर। डायग्राम शोज अ सर्कल विद सेंटर ए, रेडियस 5 है, पेरीमीटर बताना है शेडेड रीजन का। अब इसमें क्या प्लान है, क्या करोगे? सबसे पहले ये 5 है तो बेटा इसको भी 5 लिख दो, ये 8 है तो ये भी 8 है। तो मुझे पेरीमीटर शेडेड रीजन का ये वाली आर्क लेंथ निकालनी है, तो इसका मतलब है मुझे ये एंगल अगर मिल जाए तो मैं डी सी आर्क निकाल लूँगा। मुझे क्या चाहिए पेरीमीटर के लिए, मुझे डी सी की आर्क लेंथ चाहिए और मुझे प्लस डी ई की लेंथ चाहिए। क्या खिजर ये ठीक है, मैं सही सोच रहा हूँ? सी और डी की वो भी चाहिए होगी आर्क लेंथ, मुझे सिर्फ ये चाहिए, लिसन। और हाँ सी और ई की। ये वाली आर्क लेंथ भी चाहिए होगी, बिल्कुल सही कह रहे हो। ई सी की भी हमें आर्क लेंथ जो है ना चाहिए, क्योंकि तब ही जाकर हमारे पास जो है ना ये वाला बन सकता है। सी ई की भी आर्क लेंथ चाहिए, या ई सी बोल दो। ये 3 काम कर लो, 5 नंबर आपको मिल जाएंगे। अब सबसे पहले ये वाली लेंथ मैं कैसे निकालूं? अलीना फारूक, आपका तो ये फेवरेट है, मैं ये जूम इन भी कर दूं। 8 - 5। 8 - 5, सुभान अल्लाह। सॉरी, क्या निकालना है? ये वाली डी ई लेंथ निकालनी है। और पाइथागोरस थ्योरम कर लें। पहले पैथागोरस थ्योरम करके टोटल लेंथ ये डी बी निकलेगी, फिर टोटल में से 8 माइनस होएगा तब डी ई आएगा। ये तो किसी ने नहीं बोला कि बी डी टोटल 8 नहीं है, डी ये 8 सिर्फ यहाँ तक है। तो पैथागोरस थ्योरम यूज़ करते हुए सबसे पहले जो है ना मुझे क्या चाहिए, ई डी चाहिए। ई डी के लिए जो है ना मुझे पहले बी डी चाहिए, मुझे पहले बी डी की लेंथ चाहिए, और बी डी पैथागोरस थ्योरम से आएगा। ये देखो प्लान है, वर्क प्लान है, जिससे शेडेड पेरीमीटर आने वाला है। तो बी डी आपके पास जो है ना बेटा जी 8 + 5 13, 13 का स्क्वायर माइनस जो है ना बेटा जी आपने करना है 5 का स्क्वायर, तो आपके पास ये आ जाएगी बेटा जी 12। तो ये फुल लेंथ जो है ना 12 है। अब 8 में से 12 माइनस करो तो ये वाली जो लेंथ है ना बेटा डी ई, ये 4 है। अब आप इसको कह सकते हो। रानिया रिहान ठीक है बेटा? जी सर। ये वाली लेंथ 4 आ गई। अब बेटा जी आपको ये वाला एंगल चाहिए। ये वाला एंगल कैसे निकाल के दे सकते हो? कौन सा सोका तू अगर लगाओ तो मैं tan थीटा लगाऊं अगर इस ट्राई के ऊपर, तो मुझे ये वाला एंगल भी मिलना चाहिए। देखें इफ आई से tan ए, मुझे ए वाला एंगल चाहिए। tan ए डिग्री इज इक्वल टू क्या लगेगा, अपोजिट ओवर बेस, तो 12/5। तो 12/5 मुझे एंगल ए चाहिए, तो दैट इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 12/5। सर्कुलर मेजर आपका कैलकुलेटर हमेशा रेडियन मोड में होना चाहिए, ऑलवेज रेडियन मोड। जब भी ये क्वेश्चन आप करोगे तो रेडियन मोड में क्वेश्चन आपका होना चाहिए कैलकुलेटर। तो बेटा जी आपके पास ये वाला हमारा जो एंगल निकलेगा डी ए बी, ये यहाँ पे हमारे पास जो है ना, छोड़ दो या कैलकुलेशन कर दो, बाद में कर लेंगे। अब मुझे ये वाला एंगल भी चाहिए ए बी डी, मुझे ये वाला एंगल भी चाहिए।
तो ये एंगल मैं कैसे करूँगा? 180 में से, बल्कि 90 एक मिनट, 90 में से मैं अगर ये माइनस कर दूं थीटा पाई ए, में से माइनस कर दो। गुड, पाई में से नहीं, पाई बाय 2 में से। मुझे अगर क्यों? एंगल बी चाहिए भाई, राइट एंगल ट्राइंगल में 90 से अगर आप माइनस, अगर आप 90 से माइनस कर दो, नहीं, आप दोनों, आपने दो निकाल लिए तो फिर तीसरे वाले से कर लेना। देखें मेरे पास मैंने एक निकाल दिया, मेरे पास ये 90 डिग्री है और ये थीटा निकल चुका है। मैं 90 में से थीटा निकालूं, ये डायरेक्ट तीसरा निकलेगा। अब वो बच्चे थोड़ी हैं कि 90 प्लस थीटा माइनस 180 करें। क्यों भाई, राइट एंगल ट्राई एंगल में एक एंगल 90 हो ना, तो आप साथ वाला सब्ट्रैक्ट करो, तीसरा खुद ब खुद आ जाएगा। उसके लिए ज़रूरी नहीं है 90 सब्ट्रैक्ट करो। तो बी के लिए मैं सिर्फ 90 में से माइनस कर रहा हूँ, आप ये तजर्बा भी कर लेना। पाई बाय 2 में से आप अपना ये वाला एंगल माइनस करो जो आपके पास साथ आया चुका है। कोई एंगल नहीं, tan का एक्सप्रेशन ही रहने दो, 12/5। ये एंगल बी हमने बेटा जी निकाल दिया, ठीक है, दोनों एंगल मेरे पास आ चुके हैं। एंगल मिलने की ज़रूरत थी आप मुझे, सीधा सीधा एंगल निकाल लें। वो आप लोगों ने निकालना है, मैं इसके साथ ही निकालूंगा कि मुझे जो है ना ये अब आर्क लेंथ चाहिए। कैलकुलेटर जब मेरे पास है, मुझे क्या टेंशन है। अब मुझे ये सी डी चाहिए, देखो मुझे सी डी आर्क लेंथ चाहिए। मैं यहाँ पर सी डी और आर्क लेंथ निकालूंगा। मेरी इतनी ग्रिप है, मैं कह रहा हूँ, मैं यहीं पर छोड़ते हुए एग्जामिनर मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। मैंने यहाँ पर कोई गलत नहीं किया, कोई एजुकेशनल क्राइम थोड़ी किया है। एंगल ए इज इक्वल टू tan इनवर्स 12/5 है, इसकी कुछ ना कुछ तो वैल्यू आनी ही आनी है, एग्जामिनर को पता है, मैंने छोड़ दिया। फिर एंगल बी जो है ना, वो पाई बाई 2 में से जब मैं ये वाला माइनस करूंगा, दूसरा भी आ जाएगा। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि वो प्रॉपर आंसर निकाला जाए। नो, मुझे अब सी डी की लेंथ चाहिए, वो आर थीटा होता है। तो आर मेरे पास कितना है जी सर? आर मेरे पास 5 है। थीटा, थीटा मेरे पास एक्सप्रेशन है और वो है tan इनवर्स 12/5। मैं नहीं निकालना चाहता, आप लोग निकाल लेना, नहीं निकालोगे तब भी कोई मसला नहीं। ये आर्क लेंथ मुझे बेटा मिल गई, इससे निकालना ज़्यादा अच्छी ऑप्शन नहीं है। वो अपनी ऑप्शंस तुम करते रहना, मेरे पास टाइम नहीं है, मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस करवाने हैं। लेकिन कह रहा हूं कि यहाँ पर भी छोड़ने से क्वेश्चन क्यों रॉन्ग होगा। इसको अगर आप आंसर, उसने पूछा थोड़ी है कि थीटा की एग्जैक्ट वैल्यू बताओ, उसने पूछा है पेरीमीटर निकालो। तो मैंने सी डी निकाल लिया, अब मैं सी ई की आर्क लेंथ निकालूंगा। मेरे पास टाइम की शॉर्टेज है, आप लोगों के पास खुला टाइम होगा, आपने पूरा थीटा निकालना है बेटा जी। मैं, क्योंकि मैं अब उसकी कैलकुलेशंस में जाके ये इसका जो है ना मसला ख़राब हो जाएगा। क्लास वैसे ही 1 घंटे बाद ख़त्म हो जाती है बेटा। उसका रेडियस 8 है और जो दूसरा थीटा हमने निकाला है बेटा जी, वो मैंने निकाला था पाई बाई 2 माइनस जो है ना यही वाला tan इनवर्स इंटू 12/5। ये दूसरी आर्क लेंथ मेरे पास बन चुकी है। अब बेटा जी ये वाली लेंथ 4 है। अब ये लो प्लान, डी सी डी ई की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 4 है। अब मैं यहाँ पर ये सारा कुछ ऐड कर रहा हूँ। अब आप कैलकुलेटर से ये इसका आंसर निकालना और चेक करना बेटा, मार्क्स स्कीम से एग्जैक्ट आंसर ना आए तो फिर मुझे पकड़ लेना कि सर ये तीनों काम मैंने निकाल दिया आपको जल्दी जल्दी। अब यहाँ पर बेटा जी हम कहेंगे भाई ये देखो, ये दो आर्क लेंथ हमने लेफ़्ट राइट पे निकाल दी और सेंटर में 4 भी निकला हुआ है। पहली जो आर्क लेंथ है डीसी वाली, ये आपके पास है बेटा जी 5 tan इनवर्स 12/5 प्लस 4, और ये वाली जो आपके पास है बेटा ये 8 इंटू पाई बाई 2 इंटू tan इनवर्स 12/4। तो ये देखो, मैं कैलकुलेटर में अब मैंने सारा कुछ तो डाल रही है, अब ये सारा डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पर एग्जामिनर को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है कि आप उस थीटा की एग्जैक्ट वैल्यू बता रहे हो कि नहीं बता रहे हो। ये सारा काम कैलकुलेटर पे बेटा आप करो तो आपके पास आंसर आएगा 13.038 एंड सो ऑन। आप इसको राउंड ऑफ कर दो, जस्ट 13.03 सिग्निफिकेंट फिगर तक यू आर डन विद योर पेरीमीटर। तो ये पेरीमीटर आपका चल गया है। आपके पास टाइम होगा तो आपने वो एंगल दिखाने हैं तो दिखा दें, नहीं तो ये वाली चीज़ एग्जामिनर को 5 मिनट बाद मिल जाएगी कि बच्चे ने 5 tan इनवर्स 12/5 इधर कैलकुलेटर में कर दिया। और यहाँ पर जिधर भी मैंने आर्क लेंथ लिखी है बेटा, देखो आपका फ़र्क ये होगा कि आपने 5 मल्टीप्लाइड बाई वो एग्जैक्ट वैल्यू थीटा की लिखनी है। मैंने tan इनवर्स वाला एक्सप्रेशन लिख दिया क्योंकि टाइम की शॉर्टेज है।
और आर थीटा 8 इंटू दिस एंगल, इसकी कोई ना कोई वैल्यू तो है, लिख लो, नो प्रॉब्लम, और आपका आंसर आ जाएगा, दैट्स इट। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। अब शेडेड रीजन का एरिया कैसे निकालोगे, उसकी वर्किंग पहले आप देखो। द शेडेड एरिया, इसमें सिर्फ एग्जामिनर को वर्किंग प्लान बताना होता है कि भाई शेडेड रीजन, अब आप बताओ कैसे निकालोगे शेडेड रीजन। क्या मतलब वर्किंग प्लान बताना होता है? वर्किंग प्लान का मतलब ये होता है कि अगर मुझे ये शेडेड रीजन चाहिए ना, तो मैं यहाँ पर एग्जामिनर को पहले बताऊंगा लिख कर, मैं उसे कहूँगा कि सर अगर देखो कभी टाइम शार्ट हो निकालना जाए, नहीं है इसमें। सुने मेरी बात सुनो, अगर कभी टाइम शार्ट हो जाए, कैम्ब्रिज को आग लग जाए, मसला ख़राब हो जाए, तुम्हारी सिर्फ वर्किंग प्लान भी लिखा हुआ हो ना, तो तुम्हें वो फुल मार्क्स दे देगा कि आपने लिखना है कि मैंने जो कुछ करना है ना थोड़ी देर के बाद, वो है ए बी डी, आपकी मतलब ए बी डी जो ट्राई एंगल है बड़े वाली, उसका मैं एरिया निकालूंगा। ओके, फिर आपने कहना है कि भाई मैंने इस शेडेड रीजन के लिए जो है ना, आपने सेक्टर का एरिया, यहाँ पर एग्जामिनर को लिख दो, ये एरिया ऑफ सेक्टर ए सी डी, जो ए सी डी सेक्टर है मैंने उसका एरिया निकालूंगा, प्लस मैं एरिया ऑफ सेक्टर बी सी ई। अब मुझे एक बात बताओ, एरिया ऑफ सेक्टर बी सी ई अगर मैं बेटा जी निकाल दूं और पूरी बड़ी ट्राई एंगल में से माइनस कर दूं, देखो ये सेक्टर 1, ये दूसरा सेक्टर 2, बड़ी ट्राई एंगल मेन, बड़ी बिगर ट्राई एंगल में से 1 2 सेक्टर निकाल दो तो क्या बचेगा, शेडेड एरिया। एनी प्रॉब्लम? क्या ये मेरा वर्किंग प्लान ख़राब है? क्या मुझे यहाँ से आपको शेडेड रीजन नहीं मिलेगा? अलीना फ़ारूक, मिल जाएगा। जब मिल जाएगा तो वर्किंग अब आप खुद कर लेना, क्योंकि अब आपने ट्राइएंगल का एरिया का फार्मूला भी आता है। ये चीज़ एग्जामिनर को देखो, अब पेरीमीटर निकालना था सबसे पहले, देखो इतना वर्कलोड होता है, प्रेशर होता है, वो एग्जामिनर इम्प्रेस हो जाता है कि बच्चे ने पहले लिख दिया, अगर दरमियान में कोई सिली मिस्टेक हुई भी ना तो इग्नोर हो जाएंगी, ओवरलुक हो जाएंगी। उसने ये चीज़ देखनी है कि पेरीमीटर के लिए बच्चे की अप्रोच क्या है। बच्चे ने लिख दिया कि मैंने डी सी आर्क लेंथ निकालनी है, डी ई की लेंथ निकालनी है, ई सी आर्क लेंथ निकालनी है, तीनों को ऐड करना है, शेडेड रीजन का पेरीमीटर मिल जाएगा। फिर एग्जामिनर ये ने, तो एक चीज पूछनी है मैंने, जी एरिया का फॉर्मूला क्यों सिखाया जब आपने कहा है कि उसका सिर्फ कोर्स बता दो उसको? क्या कहा? आपने कहा सिर्फ वर्किंग बता दो उसकी। नहीं नहीं, छोड़ना नहीं है, लेकिन पहले ये मेन चीज़ दिखाना लाजमी है, तुम लोगों ने कंप्लीट करना है ये ना। डोंट टुक मी रॉन्ग, तो भाई मैं ये कह रहा हूँ कि मैं यहाँ पर जो है ना, आपको आपने उधर दिखाओगे तो दैट विल क्रिएट अ गुड इम्प्रेशन, क्योंकि एग्जामिनर पेपर का स्टार्ट चेक करते हैं, जिस बच्चे को उन्हें लग जाए ना ये बच्चा ए स्टार है, फिर वो आप लोगों का दरमियान में इतनी डिटेल में नहीं होती, वो चीज़ें मिस्टेक्स ओवरलुक हो जाती हैं। अब देखो ना, कोई बच्चा ऐसे स्ट्रेट, मैं पेपर चेक कर रहा हूँ, कोई बच्चा शेडेड रीजन के लिए ये वर्किंग लिख रहा है, एरिया ऑफ ट्राई एंगल, बड़ी ट्राई एंगल, सेक्टर 1, तो मैंने कहा सही तो जा रहा है बच्चा, तो फिर नीचे मैंने सिर्फ टिक मारने हैं, वो छोटी मोटी आप लोगों की जो सिली मिस्टेक्स है ना वो कवर अप हो जाएंगी। इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है भाईजान कि आप ये कहें कि आप सिर्फ कह रहे हैं कि हम सिर्फ मेन रूट दिखा के भाग जाएं, दिस डज नॉट मीन एट ऑल कि आपको ये दिखा के फिर सारा वर्किंग दिखानी है। 5 नंबर तब मिलेंगे, अगर किसी ने गलत इंटरप्रेट किया है तो आपकी गलती है, मेरी नहीं है, लेकिन दिखाना लाजमी है। ये मैंने अब आपको दिखा दी है, तो आप ये पेपर पूरा कंप्लीट करोगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल बड़ी का निकालोगे, सारा कुछ करके आंसर आ जाएगा। मैं यहाँ से आगे जा रहा हूँ, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, आपने इस तरह से करना है कंप्लीट इसको। अभी है कोई इशू? भाई साहब? नहीं, ओके, इब्राहिम सो गया? इससे पूछे सवाल, सो रहा लगता है। इब्राहिम, जी सर। मैं तेरी मम्मा को फ़ोन कर रहा हूँ, अगर अब मुझे आवाज़ रिप्लाई ना आया तो। अच्छा देखो, फंक्शन आई नहीं आवाज। आ रही है।
फंक्शंस एफ एंड जी, ये वाला देखो फंक्शन का क्वेश्चन आ गया है। आपने इस फंक्शन को सॉल्व करना है और इसमें आंसर बताना है। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 एंड यू नीड टू गिव योर आंसर इन दिस फॉर्मेट। तो पहले आप अपना फंक्शंस लिख लो बेटा। एक्स माइनस, देखो फंक्शन बहुत ज़्यादा यहाँ पर डिटेल में है, तो फंक्शन की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। फंक्शन वाले चैप्टर को इग्नोर नहीं करना आप लोगों ने। दैट इज़ इक्वल टू 0, क्योंकि इक्वल टू 0 उसने खुद बताया हुआ है। तो यहाँ पर आप लेट कर लो कि भाई एक्स। सर हाँ बेटा। एक सवाल, किसी फंक्शंस के सवाल में वो डोमेन और रेंज वाला समझा देंगे, वो जो इनवर्स और कल एफ परसों एस से वाई बेटा की तीन फॉलो तीन होता है। दफ़ा मिनाहल 4 दफ़ा समझाया। मैं दोबारा भी आपको रेंज और डोमेन का समझा रहा हूँ कि जब भी फंक्शंस को तो मैं पहली प्रायोरिटी पे लेके जा रहा हूँ। फंक्शन उसकी डोमेन, ये डोमेन होती है और उसकी 4 तरीके होते हैं रेंज बताने के। पहला 2 ये समझो, देखो 1 प्लस कोई टर्म है बेटा, x प्लस 2 ओवर x प्लस 4 है। इधर तो कोई मेथड ही नहीं है दुनिया का जो आपको बताए कि इसकी रेंज बता के दिखाओ। आपने सिर्फ ये याद रखना है when a term is added to some number। अब देखो ये वाली पूरी अलजेब्रिक टर्म 1 में ऐड हो रही है, तो इसकी रेंज एक नंबर की होगी, f ऑफ x इज ग्रेटर देन 1। कुछ भी नहीं लिखना। when a term is added to some number, range is greater than that number। अब अगर यहाँ पे 1 2 3 4 5 कुछ भी लिखा हो, लेकिन उसमें से पूरी कोई फ्रैक्शन, एल्जेब्रिक फ्रैक्शन अगर सब्ट्रैक्ट हो रही हो और एग्जामिनर पूछे कि इस फंक्शन की रेंज बताओ, तो आपने याद रखना है when a term is subtracted from a number, the range is less than that particular number। तो जो भी नंबर होगा ये लो। फंक्शन में सबसे पहले 2 रेंज वो बार बार पूछता है। ये फंक्शन, इसकी रेंज बताओ, ये वाला फंक्शन, इसकी रेंज बताओ। अच्छे अच्छे काबिल ए स्टार बच्चे इस फंक्शन की एक नंबर की रेंज नहीं बता सकते। कहते सर जी हमें नहीं पता, क्या पता नहीं कैसे बतानी है। वो डोमेन मांग रहे होते हैं, डोमेन दो, हम वैल्यूज़ पुट करें। और नहीं भाई, सिर्फ ये रूल याद रखो, ये फंक्शन होगा और उस फंक्शन के आगे बेटा अगर कोई नंबर हो और उस नंबर में कोई अलजेब्रिक टर्म ऐड हो रही हो, रेंज विल बी ग्रेटर देन दैट नंबर। और अगर आपका अलजेब्रिक सम टर्म किसी भी नंबर से सब्ट्रैक्ट हो रही हो, तो रेंज विल बी लेस देन दैट नंबर। आप लिख लेना बेशक, अ टर्म इज एडेड टू द नंबर, तो रेंज विल बी ग्रेटर देन दैट नंबर। वो नंबर बड़ा होने जा रहा है। और अगर किसी नंबर से कोई टर्म सब्ट्रैक्ट हो रही है, तो द रेंज ऑफ द फंक्शन विल बी लेस देन दैट नंबर, क्योंकि वो नंबर छोटा होने जा रहा है। 2 मेथड ये होंगे रेंज बताने के। बाकी अगर आपके पास क्वाड्रेटिक होगा तो उसका स्टेशनरी पॉइंट होगा, स्टेशनरी पॉइंट में 2,5 होगा। अब इसकी रेंज जो होगी ना फंक्शन की, तो वो y के ऊपर 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 ऊपर, ये फंक्शन ऊपर ऊपर है, ग्रेटर देन 5। अगर सैड फेस नेगेटिव रेंज होगी तो यहाँ पर अगर नंबर होगा 2,5, अब सारा फंक्शन वर्टेक्स y के नीचे नीचे लाए कर रहा है, तो रेंज विल बी लेस देन 5। तो किसी भी फंक्शन की रेंज बतानी होगी तो 1 2 3 4 मेथड बेटा ये है। एक आसान तरीका ये भी है कि आप उस फंक्शन को कंप्लीटेड स्क्वायर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया करो। कंप्लीटेड स्क्वायर फॉर्म यूं आएगी आपकी, कोई भी फंक्शन हो, लाइक ये होगा अगर, तो इसका जो टर्निंग पॉइंट होगा ना टीपी, टर्निंग पॉइंट निकालो 3,5। अगर एक्स की पावर पॉजिटिव तो हैप्पी फेस। अब हैप्पी फेस खुद रफ वर्क में बनाओ और उधर लिख दो 3,5। अब ये वही चीज़ आ गई ना, टर्निंग पॉइंट अगर क्वाड्रेटिक पॉजिटिव है, हैप्पी फेस, तो रेंज जो होगी ग्रेटर देन 5 हो जाएगी। कोई भी फंक्शन है, क्वाड्रेटिक है, फंस गए हो, रेंज नहीं मिल रही, उसका कंप्लीटेड स्क्वायर फॉर्म बनाओ। कंप्लीटेड स्क्वायर फॉर्म बना के उसका टर्निंग पॉइंट निकालो। अगर हैप्पी फेस है तो रेंज ग्रेटर होगी y वाले नंबर से, और अगर सैड फेस है तो रेंज लेस होएगी। ये वाला 4 रेंज भी ये होती हैं। 5वीं उसमें बेटा वैल्यू पुट करनी पड़ती है, वो तो इजी होती है, और कोई रेंज वाला क्वेश्चन नहीं है। अगर कोई आ जाए तो बेटा बता दीजिएगा। तो x रेज टू द पावर 1/2 को y लेट कर लो। इस फंक्शन को बेटा हम कैसे सॉल्व करेंगे, अब x है, अगर अंडर रूट y है तो कंप्लीट x जो है ना ये y स्क्वायर हो जाएगा, -4y बेटा लिखो यहाँ पर, +1 इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक फार्मूला बेटा यहाँ पे दिखाना है एक दफ़ा, -b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर -4ac
ओवर 2a, और इसी शक्ल में आंसर को छोड़ देना है उसने कहा है। मतलब अगर मैं यहाँ पर वैल्यूज़ को लिख दूँ, b की वैल्यू -4 है तो माइनस माइनस +4, आगे प्लस माइनस √4ac, 4ac, तो 4 4 ये आपके पास आ जाएगा 4 का स्क्वायर 16 -4, तो बेटा ये 12 ओवर जो है ना 2 1 2, तो y इज इक्वल टू दिस थिंग। अब एक दफ़ा प्लस और माइनस होगा तो y इज इक्वल टू 4 और 12 का अंडर रूट नहीं। अच्छा 12 को सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हो सर्ड वाले फॉर्म में? 12 को क्या खिजर क्या किया जा सकता है? मैनुअली करना है आपने काम। 4 3 12, 4 का अंडर रूट 2 है तो 2 अंडर रूट 3 लिख सकते हो आप। तो यहाँ पर आपके पास बेटा जी यहाँ पर आप छोड़ दोगे, लेकिन आप कहोगे सर ये जो y था ये तो x अंडर रूट x जो 1 अंडर रूट था वो इसके इक्वल था। तो अब आपके पास जो है ना यहाँ पर देखो y जो होगा वो आपका ये एक्चुअली y का स्क्वायर x के इक्वल हो जाएगा। तो जब ये स्क्वायर है तो आप इसका भी स्क्वायर ले लो, तो x आपके पास जो आ जाएगा वो इस वैल्यू का आपके पास स्क्वायर होगा। तो इसी फॉर्मेट में आप छोड़ दो, आपके पास जो है ना ये 4 प्लस माइनस जो है ना आपके पास आ जाएगा 2 अंडर रूट 3 ओवर 2। तो एक दफ़ा आपके पास जो है ना ये स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर खोलना है, ठीक है, लेकिन उसने बोला हुआ है आपको कि आपने इस फॉर्मेट में ही आंसर छोड़ देना है। तो आप इसको यहाँ पर इसी फॉर्मेट के अंदर जो है ना सिंप्लीफाई करके जब ये वाली चीज़ मिल जाए तो आप इसको छोड़ दो। पहले पार्ट में सिर्फ यही चीज़ करवानी थी उसने। कोई मसला है तो बताओ, नहीं तो क्वेश्चन नंबर 2 में आ जाओ। पार्ट 2 में कि ये जो एफ ऑफ एक्स का फंक्शन है बेटा ये जी एच ऑफ एक्स के इक्वल है आपका। अब यहाँ पर लिख दो उसकी कंडीशन कि ये जो एफ ऑफ एक्स है ये बेटा जी 3 लाइनें लगा दी हैं, आइडेंटिटी के इक्वल है जी एच ऑफ एक्स, और फिर आपने एम और एन की वैल्यूज़ बतानी है 4 मार्क्स। बार बार बता रहा हूँ बेटा फंक्शन का चैप्टर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग करो, 20+ मार्क्स आपको फंक्शन विद ट्रांसफॉर्मेशन मिल जाएंगे। तो जो फंक्शन है हमारे पास उसकी वैल्यू मेन जो है ना क्वेश्चन उठाओ, एक्स स्क्वायर माइनस जो है ना 4x इसकी पावर 1/2 + 1 है बेटा। आगे आइडेंटिटी 3 लाइनें हैं तो वो 3 लाइनें ही लिखो। अब हमारे पास जो क्या है फंक्शन पीछे ये निकालना पड़ेगा आपको जी ऑफ एक्स की वैल्यू, ये जी ऑफ एक्स की वैल्यू ठहरी हुई है mx² + n है। तो हमने h की वैल्यू x की पावर 1/2 - 2 है। अब जी एच ऑफ एक्स में ये h वाला फंक्शन इधर x में घुस जाएगा तो अब m को आप बाहर लिखोगे, यहाँ पर आप m लिखोगे और h वाला फंक्शन इसके अंदर आप इंसर्ट कर दोगे। तो दिस वुड बी x⁻² 1/2 - 2 और इस सारे का स्क्वायर और प्लस n। तो आपने m और n कोएफिशिएंट मेथड से निकलेगा। इसको पहले खोल लो, ब्रैकेट आप खोल दें बेटा, इसकी स्क्वायर जब करोगे तो आपके पास अंडर रूट और स्क्वायर ख़त्म। यहाँ पर x - 2 × 2 4, x की पावर जो है ना बेटा 1/2 और -2 का स्क्वायर बेटा प्लस हो जाएगा और प्लस n। किसी को कोई मसला हो बेटा रोक दो। अब मैं m से ब्रैकेट को ओपन कर रहा हूँ, तो जब m से ब्रैकेट को ओपन करूँगा mx हो जाएगा, माइनस जो है ना बेटा जी यहाँ पर जो है ना ये m × 4x और इस सारे की पावर 1/2 और प्लस जो है ना ये 4m + n। लेफ्ट साइड पे आपके पास बेटा क्या है x² - 4x⁻² 1/2 एंड +1। अब आपने क्या करना है बेटा, इक्वेटिंग कोएफिशिएंट अब आप यहाँ पर लिख दो। अब हम और m और n की वैल्यूज़ बतानी है। इक्वेटिंग कोएफिशिएंट आप 3 लाइनें क्यों नहीं लगा रहे? जी बेटा 3 लाइनें लगा दे। तो सॉरी 3 लाइनें तो पहले बता रहा था, यहाँ 2 दफ़ा लगाई है फिर माइंड से निकल गई हैं। आपने 3 लाइनें का मतलब होता है कि कोई टर्म स्विच नहीं कर सकते, बस लेफ़्ट राइट में कंपेयर करना है। अब देखो इधर x है, इधर आपके पास जो है ना आपके पास ये x² नहीं सॉरी ये x ही है, ये मेन फंक्शन x है, x माइनस ये वाली वैल्यू है आपके पास। अब इस x के साथ कोएफिशिएंट 1 है, इधर 1 है उधर m के साथ 1 है, तो आप सिंपल कह दो कि सर m की वैल्यू 1 है। दूसरी x की पावर 1/2 है इधर, और उधर x की पावर अंडर रूट के साथ क्या है, x की पावर अंडर रूट के साथ 4m है। अब यहाँ पर देखो हमारे पास इधर और किसके साथ कंपेयर कर सकते हो, ये 4m + n को कांस्टेंट के इक्वल कर दो,
राइट साइड पे जो 4m प्लस n है ये कांस्टेंट, तो इसको 1 के इक्वल कर दो। m की वैल्यू 1 है तो 4 इंटू 1 प्लस n इज़ इक्वल टू 1, तो 4 प्लस n इज़ इक्वल टू 1, तो n इज़ इक्वल टू आपके पास आ जाएगा -3। और कोई वेरिएबल बचा है? m और n ही तो निकालने थे। m की वैल्यू बेटा जी हमारे पास आ गई 1 और n की वैल्यू आ गई -3। कोई क्वेश्चन, कोई मसला? अलीना फ़रूक बेटा, फंक्शंस में देखें उसको कितना मुश्किल कर दिया उसने कि ये दो फंक्शंस इक्वल हैं, आइडेंटिकल हैं, यू कैन नॉट स्विच एनी टर्म टू द लेफ़्ट राइट, m और n को सॉल्व करो। तो मैंने f ऑफ x बेटा एज इट इज़ लिख दिया, और आपके पास जो फंक्शन राइट साइड पे था कंपोजिट फंक्शन लिखा, दोनों राइट साइड को सॉल्व किया और फिर कोएफिशिएंट का इक्वेटिंग मेथड यूज़ करते हुए उसको m और n की वैल्यू निकाल के दे दी। ये फंक्शन, अभी फंक्शन हमारा जो है ना चल रहा था, देखें ये फंक्शंस ने हमें सॉल्व किया। अब आइडेंटिटी आ जाएगी। अब आइडेंटिटी आपकी कभी भी गलत नहीं हो सकती, मैं आपको कह रहा हूँ। आपको 3-4 रिप्लेसमेंट आनी चाहिए। अब लेफ़्ट साइड को सॉल्व करना है और ये आइडेंटिटी है, राइट साइड बन जानी चाहिए। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आइडेंटिटी को प्रूव करने के लिए जो लेफ़्ट साइड है उसी को हम सॉल्व करते हैं। पूरी की पूरी लेफ़्ट साइड जो है ना, मैं लिखने की बजाय मैं डायरेक्ट इसका एलसीएम ले रहा हूँ। इससे बेहतर कि मैं पहले क्वेश्चन लिखूँ, मैं ये सारे का सारा एलसीएम बेटा जी नीचे लिख रहा हूँ। ये कॉस थीटा समझे मैंने लिख लिया है, माइनस जो है ना बेटा जी 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस 2 साइन थीटा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये वाली क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन होगी। ऊपर वाले जो न्यूमिनेटर में पॉजिटिव है साइन थीटा प्लस 2 कॉस थीटा, इसको इस वाली ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करूँगा मैं। देखिए 4 नंबर मुफ्त में मिल जाने आपको अभी, और इसमें कभी गलती भी नहीं हो सकती क्योंकि ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड कॉन्सेप्ट है। अब इस वाले न्यूमिनेटर को इस वाले डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दो, माइनस लिखकर आगे आपने लिखना है कि भाई हमारे पास है जी देखो साइन थीटा माइनस जो है ना 2 कॉस थीटा, और इसको आपने मल्टीप्लाई करना है भी कॉस थीटा माइनस जो है ना 2 साइन थीटा। देखें यहाँ तक मैंने सिंप्लीफाई इसमें कर दिया। अब मैं क्योंकि लेफ़्ट साइड को ही सॉल्व कर रहा हूँ, अब मैं लेफ़्ट साइड पे इक्वल लिख सकता हूँ। राइट वाली साइड बननी चाहिए। आप लेफ़्ट हैंड साइड सॉल्व करो या राइट हैंड साइड सॉल्व करो, लेफ़्ट साइड सॉल्व करो राइट बननी चाहिए, राइट सॉल्व करो लेफ़्ट बननी चाहिए, आपका जो है ना क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अभी मैंने क्या करना है, ये वाली मैं आपको ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करूँगा, इसको अगली ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर दो। कोई नई रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल मैं यहाँ पर ये लिख रहा हूँ ताकि जगह हमारे पास जो है ना काम ना पड़े। तो साइन थीटा को अगर आप ये साइन थीटा आगे कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा 2 वाली से मल्टीप्लाई करके ये आपके पास बन जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा। इसकी बारी कंप्लीट हो गई। अब ये 2 कॉस थीटा मल्टीप्लाई करेगा तो ये बन जाएगा बेटा जी 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और आगे प्लस जो है ना आपके पास बन जाएगा 2 2 4 कॉस थीटा साइन थीटा, 4 कॉस थीटा साइन थीटा। आगे माइनस है, यहाँ पर माइनस लिखो, आगे ब्रैकेट लगाओ। साइन थीटा को आगे फिर उस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करो बेटा, तो आपके पास आ जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा, जस्ट मल्टीप्लाई करते जाओ। माइनस जो है ना आगे 2 साइन स्क्वायर थीटा आपके पास आ जाएगा। जैसे सिंपल मैथमेटिकल ऑपरेशन होता है। अब आगे -2 कॉस स्क्वायर थीटा बेटा लगा दो, दिस इज़ -2 कॉस स्क्वायर थीटा, और प्लस जो है ना आपके पास 4 कॉस थीटा और साइन थीटा। अभी नीचे वाले एलसीएम को नहीं लिख रहा है, उसको एंड पे लिख लेंगे, अभी जगह नहीं, पहले इस अजाब को सीधा कर लें ताकि ये ब्रैकेट खोल दें। तो अब आपके पास बेटा जी ये 4 साइन थीटा कॉस थीटा 1 साइन थीटा कॉस थीटा, तो ये बेटा बन जाएगा 5, आपके पास बन जाएगा 5 साइन थीटा कॉस थीटा। इसमें से मैं 2 कॉमन ले लूँगा, तो यहाँ पर आपके पास बेटा बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। और हम पे पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो होता है ना, वो आपको पता है कि वो होता है 1 होता है। अब इस वाली ब्रैकेट में देखो ये 4 कॉस थीटा साइन थीटा, ये अगली ब्रैकेट के अंदर भी बेटा जी आपके पास जो है ना बन जाएगा
इसकी मैं ब्रैकेट ही खोल देता हूँ ताकि स्टेप बन जाए। तो ये बन जाएगा -5 साइन थीटा कॉस थीटा। ओके, फिर जो है ना प्लस ये इधर से जो है ना मैं साइन स्क्वायर 2 को कॉमन ले लूँ। अगर मैं 2 को कॉमन ले लूँ तो ये भी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बन जाएगा। ये वाला देखो, इधर से मैं अगर 2 कॉमन ले लूँ, यहाँ पर अगर देखो, अगर मैं यहाँ पर माइनस माइनस प्लस 2 कॉमन ले लूँ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा आपके पास। तो बेटा जी ये 5 कॉस स्क्वायर थीटा ये कट गया, ये 1 हो गया, ये भी 1 हो गया। 2 + 2 आपके पास ऊपर जो है ना माइनस माइनस प्लस था, तो ये ब्रैकेट खुल चुकी है आपके पास। तो ये आपके पास बेटा जी फाइनल एक्सप्रेशन में ये चीज़ माइनस थी पहले, ये माइनस माइनस प्लस, तो 4, ऊपर सिर्फ 4 बच गया, नीचे सब कुछ उड़ गया। अब नीचे वाले एलसीएम को देखो, कॉस को कॉस से मल्टीप्लाई करो, कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस जो है ना आपके पास जो है ना ये हो जाएगा 2, यहाँ पर कॉस को कॉस से मल्टीप्लाई किया, कॉस स्क्वायर थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो ये आपके पास बना कॉस स्क्वायर थीटा 2 साइन थीटा। तो ये वाला चीज़ कट रही है कैसे, अब मैं आपको ये बता दूं, ये वाला कॉस थीटा करना पड़ेगा आपको, नहीं तो इस तरह समझ नहीं आएगा। अब यहाँ पर देखो मैं ये लिख रहा हूँ कॉस थीटा और प्लस जो है ना यहाँ पर लिख दो, प्लस लिख दो 2 साइन थीटा कॉस थीटा। किसी को कोई मसला है तो अभी रोक दो। ये कॉस थीटा इससे मल्टीप्लाई हुआ, कॉस स्क्वायर थीटा, ये कॉस थीटा 2 वाले से मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अब आगे -2 साइन थीटा कॉस थीटा प्लस माइनस माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा, ये वाला हिस्सा कट गया। अब ऊपर अभी भी सिर्फ आपके पास 4 बचा हुआ है, तो यहाँ पे 4 ओवर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस आपके पास आ जाएगा 4 साइन स्क्वायर थीटा। इस साइन थीटा को रिप्लेस कर दो, तो 4 ओवर जो है ना बेटा जी कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा की जगह 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कर दो। तो आप इसको जब ब्रैकेट को ओपन करोगे तो बेटा जी आपके पास आ जाएगा 4 ओवर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 4 प्लस जो है ना 4 कॉस स्क्वायर थीटा। तो अब आपके पास आ जाएगा राइट साइड पे 4 और ये बन जाएगा 5 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 4। यहाँ पर समझ आया मिस्टर खिजर? मेरा सवाल भी हो गया। सवाल हो गया है तो राइट साइड पे देखो प्रूफ भी हो गया है, ये देखो। मैंने खुद कर लिया। जी अच्छा, मैं कह रहा आप उधर से खुद कर रहे थे? हूँ हाँ जी। ठीक है, शाबाश। तो ये देखें राइट साइड प्रूफ हो गई, 4/5 कॉस। ये लेंथी था, लेकिन जो है ना इसके ये वाले मार्क्स अगर आप लोग लूज करके आ जाओ ना बेटा, ये फिर ज्यादती होगी आप लोगों की अपने साथ, क्योंकि इसमें सिंपलेस्ट अप्रोच है, कोई ऐसा मसला ही नहीं है। हैंस जो पिछला प्रूफ है बेटा उसे उठा लो, और वो हमने प्रूफ कर लिया है, दैट इज 4/5 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 4, दैट इज इक्वल टू 5। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें बेटा, 4 इज इक्वल टू 5 5 25 कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस जो है ना बेटा जी 20। अब आप यहाँ पर अगर आप लिख दो कि सर दिस इज 25 कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 24, तो मुझे कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 24/25 अंडर रूट अगर ले लो तो मुझे जो कॉस थीटा मिलेगा, कॉस थीटा विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 24/25। तो यहाँ से आप अगर थीटा को सब्जेक्ट बना लो बेटा जी, तो कॉस इनवर्स ऑफ प्लस माइनस जो है ना आपके पास आ जाएगा अंडर रूट 24/25 इधर आर। एक दफ़ा आपके पास बेटा जी कॉस इनवर्स जो होगा वो पॉजिटिव वाले 24/25 के इक्वल होगा, और दूसरी दफ़ा जो होगा बेटा जी वो आपका कॉस इनवर्स ऑफ नेगेटिव 24/25 अंडर रूट वाला होगा। अब आपने अपना कैलकुलेटर यूज़ करना है, तो थीटा कॉस इनवर्स ऑफ दिस थिंग आपकी आनी चाहिए 11.5 डिग्री, और जो दूसरा आपके पास बेटा जी आएगा थीटा, तो उसमें आपने 180 में से ये माइनस कर दो, 180 में से 11.5 माइनस कर दो, तो आंसर वुड बी 168.5 डिग्री। सो दिस इज द सोल्यूशन फॉर द इक्वेशन। ये ट्रिग्नोमेट्रिक बेटा सोल्यूशन आपके पास बन गया।
देखो एक दफ़ा आप लोग फ़्लो में आ जाओ, चाहे फेब मार्च का मुश्किल वाला पेपर ही क्यों ना हो, हम आसानी के साथ सॉल्व कर लेंगे। ये देखो ये फेब मार्च का पेपर है और फेब मार्च वाले पेपर ही मुश्किल कंसीडर होते हैं। कोई मुश्किल नहीं है, जस्ट कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अब देखो ये लाइन सर्कल को कनेक्ट कर रही है, आपने ये वाले दो पॉइंट्स बताने हैं। तो इस y वाली इक्वेशन को इसमें पुट कर दो, साइमल्टेनियसली सॉल्व करो। आपके पास जो है ना बेटा जी उसके ए के कोऑर्डिनेट्स ए के भी आ जाएंगे, बी के भी आ जाएंगे। कैसे? ये वाली सर्कल वाली इक्वेशन लिखो, यहाँ पे आप लिखें सर दिस इज x प्लस वन इसका स्क्वायर प्लस y किसके इक्वल है? 3x माइनस 20 और माइनस 2 इसका स्क्वायर इज इक्वल टू 85। अब मैं जस्ट इस इक्वेशन को सॉल्व करूंगा बेटा, मेरे पास x का कोऑर्डिनेट आ जाएगा, इसे ओपन कर दो तो ये आपके पास बन जाएगा x का स्क्वायर प्लस 2। दो नहीं आएंगे? जी दो नहीं आएंगे? क्या दो? हाँ दो एक्स आंसर के कोऑर्डिनेट। दो दो आएंगे। फिर जो है ए और बी के कोऑर्डिनेट बेटा कॉमन सेंस है, ए के लिए पहले x1 आएगा, फिर बी का x2 होगा, x के दो आंसर आएंगे, फिर उन्हें पुट करेंगे तो ए के कंप्लीट कोऑर्डिनेट हमें मिलेंगे। तो वो तो उसी तरह से ही आएंगे। अब 3x हो जाएगा, यहाँ पर देखो ये हो गया आगे प्लस जो है ना ये 3x और माइनस 22, इसको माइनस 22 करके इसका स्क्वायर इज इक्वल टू 85। अब ये वाला आइडेंटिटी बेटा खोल दो आप, 9 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 22 इंटू 3 66, 66 का डबल करोगे तो 132x आ जाएगा, प्लस 22 का स्क्वायर कैलकुलेटर से करो तो 484 आएगा। 85 को भी इधर लेकर आ जाओ, राइट साइड पे ज़ीरो कर दो। अब लेफ्ट साइड पे x का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 बेटा कर दें। जिधर भी चीज़ों को कनेक्ट करना है कनेक्ट करते जाओ, जितनी बड़ी इक्वेशन होगी आप आसानी के साथ 9 प्लस 1 जो है ना बेटा जी बन जाएगा 10x का स्क्वायर, और माइनस जो है ना 132 में से 2 निकाल दो, दैट इज़ 130x। फिर 484 और 85 का डिफरेंस निकालो बेटा, दैट वुड बी 400। अब इस पूरी इक्वेशन को 10 से डिवाइड कर दो तो सिंपलेस्ट हो जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस जो है ना 13x हो जाएगा, और माइनस जो है ना बेटा जी आपके पास कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा, एंड दिस इज इक्वल टू 0। 40 की मिड टर्म ब्रेकिंग करो, 8 5 आर 40, 8 5 13, तो बेटा डायरेक्ट दो ब्रैकेट्स लिखो, x माइनस 5 हो जाएगा और x माइनस 8 हो जाएगा। तो एक दफ़ा x का आंसर 5 आएगा और एक दफ़ा x का आंसर 8 आएगा। तो a का जो कोऑर्डिनेट है उसका x 5 है सपोज, और जो b है उसका x 8 है। डायग्राम के हिसाब से अच्छा ठीक है, सही। क्लास एंड होने वाली है। क्लास एंड होगी, मैं अब ये दो मज़ीद रिकॉर्ड करके कंप्लीट करता हूँ। लेकिन आप इसको आप जब किसी उस इक्वेशन में पुट करो, y वाली इक्वेशन में बेटा जी पुट कर दो x की वैल्यू, तो y इज़ इक्वल टू 3 इंटू 5 15 माइनस 20, तो अब आपके पास माइनस 5 आ जाएगा। तो a का जो आंसर अगर मैं 5 पुट करूँ तो माइनस 15 आएगा, और अगर इसमें 8 पुट करूँ, 8 3 ज़ा 24 में से 20 माइनस करूँ तो ये 4 आ जाएगा। तो ये ए के कोऑर्डिनेट और बी के कोऑर्डिनेट बेटा जी आपको दोनों मिल गए। अब पार्ट बी में आ जाए, फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द सर्कल विच है सेंटर सी फॉर विच द लाइन विद इक्वेशन इज दिस थिंग। अब आपने इनको जो है ना, अगर मेरे पास जो है ना ये वाला सर्कल हो बेटा, इफ़ दिस इज़ योर सर्कल, अब ये सर्कल है और इसका ये वाला सेंटर है, और सेंटर है आपके पास -1 और 2, और यहाँ से ये एक लाइन जो है ना ये वाली लाइन ऐसे ये आ रही है। तो आपके पास जो है ना ये ए कोऑर्डिनेट है यहाँ पर, और वो है हमारे पास 8,4, और जो दूसरा पॉइंट है बेटा वो बी है, और बी जो है ना आपके पास 5,-5 है। और अगर आप इसका मिड पॉइंट निकालोगे, इसका मिड पॉइंट पहले निकाल लें आप, इसका अगर मुझे मिड पॉइंट मिल जाए तो 8 + 5 जो है ना ये 13 आ जाएगा, 13/2, और 4 - 5 जो है ना ये -1/2, तो दिस वुड बी दैट इज़ 6.5 एंड कॉमा -0.5, तो ये मेरे पास सेंटर आ जाएगा। दिस इज़ 6.5 माइनस जो है ना दिस इज़ 0.5। अब मुझे रेडियस चाहिए, इसके ऊपर डिस्टेंस का फार्मूला लगा दूंगा मैं। अब यहाँ पर जो ना अगर आपको रेडियस निकालना है तो रेडियस का फार्मूला होता है √of x2 - x1 होल स्क्वायर। अब यहाँ पर आपने -1 -6.5 और इसका स्क्वायर अगर आप कर दें
और इधर से जो है ना 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 0.5 और इसका स्क्वायर, और अगर आप कैलकुलेटर यूज़ करें तो ये वाली आपके पास वैल्यू आ जाएगी 62.5 अंडर रूट। अब आपने इक्वेशन ऑफ सर्कल बेटा निकाल देनी है। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल हमारे पास x माइनस ए तो माइनस माइनस 1 प्लस हो जाएगा प्लस y माइनस बी तो y माइनस 2 इसका स्क्वायर आ जाएगा इज़ इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर दैट इज़ 62.5 अंडर रूट और इसका स्क्वायर। सो फाइनली वी आर डन विद x प्लस 1 होल स्क्वायर and plus y minus 2 whole square is equal to 62.5. This is our required इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो ये हमारी इक्वेशन ऑफ सर्कल बेटा जी यहाँ पर आ गई। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखें। क्वेश्चन नंबर 5 को कंप्लीटेड स्क्वायर फॉर्म करनी है हमने। अब कंप्लीटेड स्क्वायर फॉर्म हम 2x स्क्वायर माइनस हमारे पास जो है ना ये 2 कॉमन ले लें आप। अब 2 कॉमन लेंगे तो आपके पास x स्क्वायर माइनस 4x हो जाएगा और प्लस जो है ना 14 है। तो इफ़ यू सिंपली से दिस इज़ x माइनस 2 इसका स्क्वायर एंड देन जो है ना x माइनस 2 होल स्क्वायर एंड देन प्लस 2 का स्क्वायर 4 में सब्ट्रैक्ट 4 plus 14, so it will be finally 2 into x minus 2 whole square plus minus 4 times 2 8, 2x square minus 3x plus 14, this is 2, the 2 square is 1, sorry, this is 1. I think I'm doing a mistake over here. Let's do it again. So completed square form, if this is the thing, so I can say okay, this is 2 into x square minus 4x plus half of this is 2 square minus 2 square plus 14. So this is 2 into x minus 2 whole square, 2 square 4, 4 2s are 8 and plus 14 2 square is 4, yes, half of 4 is 2, 2 square x minus 2 whole square minus 2 square, 2 square is 4, so 4 2s are 8 and plus 4, so the finally answer would be like x minus 2 whole square 14 plus minus 8, that is 14 plus 8 6. So this would be the answer. This is the answer. Describe fully the sequence of the transformation that maps on this thing. Again, you have the transformation, 4 transformation, just apply it on the transformation. And you know the rules. So this would be like, if it is g of x is equal to, this is the function, like this is x minus 2 whole square and plus 3 and translation vector 2 by 3. Graph of this, mark clear the order which the transformations are applied. So if we say this is vector by 2, so 2 times 3 6, so this would be like translation under vector 2 to 3 and stretch vector by 2. This is A, P and GP. Given that all the terms, find the sum. GP third term is AR square. This is T3 third term and this is fifth term
that is AR power 4, and for AP arithmetic progression, the second term is A plus D and the sixth term is A plus 5D. If the both terms are equal, so you can say AR square equals A plus D and AR power 4 equals A plus 5D. So the square of both AR square, if you take square of this and this, so it would be like A2 R power 4, this is A2 R power 4, and on the right hand side it is A plus D whole square. This is A square. If you take A, this is AR cube is equal to A plus D whole square. So this is A and AR is A plus 5D. This is AR4. I just take its AR4. So A plus 5D equals A square plus 2D plus D square. So for A square, if it is A square, 5AD, it's A square plus D square, 2AD plus this thing. This cancels this. So finally you can make it 5AD minus 2D minus D square is equal to 0. If you say this is 3AD minus D square is equal to 0 and take D common, and it is 3A minus D is equal to 0, and D is equal to 0 or D is equal to 3A. Now get the formula for the sum. Sum Sn is equal to n by 2 into 2A plus n minus 1 into D. So you can get your sum to infinity if it is 20 over 2 into 2A plus 19 into 3A. So final answer is 590. So this is done.